एवरीवन, माय नेम इज प्रीतिका कौल और आप लोग देख रहे हैं अनअकैडमी नीट। गाइज, हम लोग एनसीईआरटी तो बहुत बारी पढ़ते हैं और कई बारी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कुछ रहस्यमय बातें हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है, क्या ही खास लिखा था, लेकिन एनसीईआरटी क्या करती है, गागर में सागर भर देती है। कई बारी वो ऐसी लाइंस पूछती है कि ऐसा होता तो कैसा होता, व्हाट डू यू थिंक दिस शुड हैपन एंड व्हेन दैट शुड हैपन। ऐसे घुमा घुमा के जो चीज़ें पूछती है एनसीईआरटी, मेरा एजेंडा यही है कि इस सीरीज के थ्रू आपको उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से, उन सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन से एक बारी वॉक थ्रू आप लोग कर लें, सो दैट ऐसी कोई भी लाइन जो इंपॉर्टेंट थी, थोड़ी रहस्यमय थी, वो आपकी नजरों से बिल्कुल ना चूके। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, एवरीबडी एक्सेप्ट माय वार्म वेलकम टू माय सीरीज विच इज एनसीईआरटी रीड बिटवीन द लाइन्स, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं एनसीईआरटी डिकोडेड। यह है लेक्चर नंबर 1 क्लास 11th का। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है और मैंने लिखा भी हुआ है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सीरीज से। एक तो हम फटाफट से 11th क्लास का क्विक रिविजन कर लेंगे, दूसरा एनसीईआरटी के नोट्स को देखेंगे और हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लगाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल लॉजिकल चलेंगे अपनी इस सीरीज में। दिस इज अ वेरी लॉजिकल सीरीज। हाँ जी, हम लोग क्या करेंगे, पहला एक क्वेश्चन भी देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे वो कौन से पैराग्राफ से निकल के आया है एनसीईआरटी के। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं क्या होने वाला है। बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके टीचर के बारे में। सो आई एम योर बायोलॉजी टीचर, माय नेम इज प्रीतिका कौल, दिस इज माय क्वालिफिकेशन। आई हैव डन बैचलर्स, मास्टर्स एंड आई हैव क्वालिफाइड टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स ऑफ आवर नेशन, दैट इज गेट एंड सीएसआईआर। मैं पिछले 8 साल में कोचिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। मैंने कभी भी स्कूल्स में नहीं पढ़ा है, मैं सीधे कोचिंग से ही अपना करियर स्टार्ट किया है एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड वेरी गुड रिजल्ट्स, हैव मेंटर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स, रैंक्स दी हैं मैंने इंडिया में एंड इंटरनेशनली आई हैव टॉट एंड यस, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी। आई एम ऑल्सो अ मोटिवेशनल वेब सीरीज क्रिएटर। तो बहुत सारा पढ़ाई और बहुत सारा मोटिवेशन भी मुझसे मिलता रहेगा। जस्ट स्टे ट्यून। गाइज, अगर आप लोग अनअकैडमी के लिए न्यू हैं और आपको नहीं पता कि अनअकैडमी क्या चीज़ है और आपको कुछ अपडेट्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं पता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। यू व्हाट कैन डू इज़, आप लोग ना डाउनलोड कर लो टेलीग्राम ऐप को अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में, और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करते ही यू विल पुट दिस लिंक livedaily.me/chat। इसको आप लिंक में डालोगे और आपको मिल जाएगा अनअकैडमी नीट का खजाना, जहाँ की आप लोग देख सकते हैं पब्लिक चैनल। यहाँ पे आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे कि क्या होने वाला है, अब क्या अपडेट है, नेक्स्ट कौन सी क्लास है। सो इंपॉर्टेंट अपडेट्स यू विल गेट, सारी नोटिफिकेशंस तुम्हें मिलेंगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो प्रीवियस जितने लेक्चर्स हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो इट्स फ्री एजुकेशन, जितना चाहे उतना फायदा आप ले सकते हो गाइस। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि मुझे इन टीचर्स से जुड़ना है पर्सनली और मुझे और इम्पॉर्टेंट और अदर एडवांटेजेस चाहिए, जैसे कि अगर आपको लगता है मुझे लाइव इंटरेक्शन करना है, इंटरेक्ट करना है एडुकेटर के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, सोल्यूशन चाहिए, लाइव पोल्स करने हैं, लीडर बोर्ड देखना है कि मेरा पोजीशन कहाँ है, टॉपर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, कितना टाइम टॉपर ने लिया सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन को और कितना टाइम मैं ले रहा हूँ। सो एवरीथिंग लाइक दैट, बिल्कुल रियल एग्जाम का सिमुलेशन है यहाँ पे। तो यस, टेस्ट सीरीज होती रहेगी, एनालिसिस होती रहेगी एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। कहाँ पे? आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, ये पेड सब्सक्रिप्शन है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ही कीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अनअकैडमी का सारा मटीरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पे भी हम लोग पूरा दे रहे हैं। सो नथिंग लाइक दैट, वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, ठीक है। सो इफ यू गेट द सब्सक्रिप्शन, आपको दिखेगा बेटा बहुत सारे टीचर्स हैं, सीजन टीचर्स हैं इंडिया के। ऑब्वियसली इफ अनअकैडमी इज एट दी टॉप लेवल, द टीचर्स भी आपके टॉप लेवल होंगे टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट आर ऑल्सो टॉप लेवल, जस्ट लाइक यू। सो बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं बेटा, आपको दिख जाएगा, कोर्स चल रहा है बॉटनी का, बहुत सारे चल रहे हैं। जो भी आपको ठीक लगता है ना, जो आपको सूटेबल है, वो आप उसमें अपने आप को इनरोल करवा सकते हो। लाइव चैट ऐसे चलती है, यहाँ देख लो। सो दिस इज हाउ, यहाँ पे इस साइड पे आपको चैट दिखते रहेगा, टीचर पढ़ाते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड व्हाट डू वी डू, कैसे करना है, घबराना नहीं है। आप लोग तो मिलेनियल किड्स हो यार, आपको तो सबसे ज्यादा आता है चलाना।
the social media and everything else. So what do? We will do what? हम लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे. प्ले स्टोर पे जाते ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद व्हाट यू विल डू इज आप लोग प्लस में जाएंगे. प्लस में जाने के बाद आपको दिखाई देगी कैटेगरी नीट यूजी. नीट यूजी का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है. अच्छा, अगर आपको लगता है ना कि मुझे ना पहले देखना था कि पढ़ाई कैसी होती है एंड यू वांट टू सी कि ऐप कैसे काम करता है, क्या मैं उसमें अच्छे से कर पाऊंगा या कैसे भी, तो ऐसा कोई दिक्कत है ना तो घबराना नहीं है बेटा. यू कैन डेफिनेटली टेक द स्पेशल क्लास. स्पेशल क्लास ले सकते हो आप. और स्पेशल क्लास इज व्हाट? इट इज़ अ फ्री क्लास. ट्रायल क्लास होती है ये, ठीक है. ट्रायल क्लास है, डेमो क्लास आप जिसको कह सकते हो. तो आपको पूरा दिख जाएगा कि ऐप कैसा है, कैसे इस पे फंक्शन करते हैं, सारे फीचर्स आप देख लोगे. सो यू कैन ऑफ कोर्स गो टू द डेमो क्लास. पहले ले ली, फिर उसके बाद प्लस ले लो एंड देन गेट द सब्सक्रिप्शन. अब घबराना नहीं है. सब्सक्रिप्शन के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे. 1 मंथ का कोर्स दिखेगा, 3 मंथ का दिखेगा, 6 मंथ्स का दिखेगा, 12 का दिखेगा, 24 मंथ्स का दिखेगा. तो बेटा 1 साल वाला कोर्स या 2 साल वाला कोर्स मैं सजेस्ट करूंगी जो 9th में पढ़ते हैं बच्चे, 10th में पढ़ते हैं, 11th में है, 12th में है, इवन 12th पास भी है, जिनको लगता है कि नहीं क्या पता नीट डिले हो जाए पर मुझे तो पूरा टाइम का साथ चाहिए टीचर का, तो आप भी ये कोर्स ले सकते हो 1 ईयर या 2 ईयर वाला. लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे तो क्विक रिविजन करना है, तो यू कैन ऑफ कोर्स टेक दिस वन ऑल्सो. ये वाला भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है. ये रिविजन भी ले सकते हो. और व्हाट डू वी डू? एक लास्ट चीज बेटा, अगर आप कोर्स खरीद रहे हैं ना, प्लीज मत भूलना मेरा कोड लगाना. कोड आप लोग लगाइए एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट. तो 10% से भी बहुत फर्क पड़ता है. तो मेरा कोड यूज कर लीजिए, प्रीतिका लाइव, प्रीतिका लाइव, प्रीतिका लाइव, और फटाफट से ले लो 10% डिस्काउंट. बेटा दिस इज वेरी लेस. 1 साल के लिए 34,000 बहुत कम है बेटा, बहुत कम है. एंड देन यू गेट सम डिस्काउंट्स ऑल्सो. और ये आप देख सकते हैं 2 ईयर की 50,000 फीस है. तो बेटा अनअकैडमी ने ऑब्वियसली हमने इतना यूट्यूब पे तो सब कुछ ही फ्री है एंड सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइसेस पे है. तो वी हैव रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. बस अब क्या करना है आपको? हमारे साथ जुड़ जाना है. फटाफट जुड़ जाओ और बढ़िया से रिजल्ट्स लेकर आओ, ठीक है. सो वन मोर थिंग, वी हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अगर आपको लगता है ना कि आपको जैसे जिम में होता है पर्सनल ट्रेनर, वैसे ही तुम्हें चाहिए ना कोई 1-to-1 तुम्हारी केयर करने वाला, कोई पर्सनल कोच जैसा तुम्हें चाहिए, सो यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक इज माय पर्सनल फेवरेट. मेरे टाइम पे अगर ऐसा होता ना तो मैं ज़रूर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेती. लेकिन बेटा याद रखें ये सिर्फ 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए वैलिड है, ठीक है. और अगेन अगर आपको ये लेना, इसके प्राइसेस आपको दिख रहे हैं, 90,000 फॉर 2 years एंड 58,000 फॉर 1 ईयर. बेटा याद रखें इसके लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, प्रीतिका लाइव, एंड यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट. इसको बिल्कुल मिस मत करना. मेरा नाम का कोड यूज करेंगे, डिस्काउंट मिलेगा. डोंट मिस दिस डिस्काउंट. इस वैल्यू को बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दे, ठीक है. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड. बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जितने भी चैप्टर्स हैं, जब भी आप इस सीरीज को पढ़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक्स को लेकर आए. मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, सबका बहुत बहुत स्वागत. आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से मदद मिले. तो बेटा सबसे पहली चीज क्या करनी है, एनसीईआरटी बुक आपको लेके आनी है, उसको खोल लो, ठीक है. और जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें कह रही हूँ उसको वहां हेडिंग में लिख लो. सबसे पहली बात तो जो बच्चे सोचते हैं ना कि लिविंग वर्ल्ड, अरे इससे कौन पढ़ने वाला है, इससे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आने वाला, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी बेटा, 1 साल था जब लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर से, जी हाँ, लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे. 3 क्वेश्चंस आए थे लिविंग वर्ल्ड से. दैट वाज 1 ईयर ऑल्सो. तो याद रखें इस चैप्टर, ये थोड़ा सा रिस्की चैप्टर है, आजकल कम क्वेश्चंस आते हैं, बट 1 to 2 क्वेश्चंस आप एवरेज मान के चले. इतने क्वेश्चंस आपको नीट में इससे मिल सकते हैं, जरूर मिल सकते हैं. तो इसकी हर एक बात को बहुत ही इज्जत देने की जरूरत है. चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से. ये फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही होगी कि यस एनसीईआरटी की पिक्चर्स हैं, ध्यान से देंगे. सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी बेटा टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, एंड मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना
क्या आपको इसका आंसर पहले से आता था, या जो भी आपको लगता है आंसर बताओ मुझे, व्हाट डू यू थिंक? सो द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट वाज टाइटल्ड विद ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी? कौन से साइंटिस्ट को कहा गया ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी? एंड कुछ सोचेंगे मैम ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, एनसीईआरटी में तो लिखा ही नहीं है. एंड दैट इज द रीजन आई हैव taken out this series which is NCERT Decoded और NCERT Read Between the Lines. बेटा जी NCERT का एक एक पन्ना बहुत जरूरी है. पहले पन्ने पर लिखा हुआ है साइंटिस्ट के बारे में, और आपने सोचा कि मैम साइंटिस्ट के बारे में कौन पढ़ता है, ठीक है, अंदर कोई डिस्कवरी की होगी देन वी विल गिव हिम सम रिस्पेक्ट, लेकिन बाहर वाले पेज पे क्या ही इज्जत देनी. बट बेटा सच में क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है और आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है. सो इज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी? ऑप्शन 1 अर्नस्ट मेयर, Option 2 Julian Huxley, Option 3 R.H. Whittaker, that the full name is Robert Harding Whittaker, and fourth is Carolus Linnaeus. क्या लगता है क्या आंसर होगा? कमेंट में बताना जरा मुझे क्या लगता है. चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आप अगर ये पिक्चर देख लेंगे आपको थोड़ी बहुत बातें क्लियर हो ही जाएंगी. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्नस्ट मेयर. यस, अर्नस्ट मेयर, पहली फोटो एनसीईआरटी की. यस, फर्स्ट पिक्चर. अब यहाँ पे ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू स्टडी पूरी की पूरी कहानी साइंटिस्ट की कि क्या कर रहे थे, क्या खाया पिया, ऐसा कुछ नहीं है. आपको बस ये याद रखना कि मेजर उनकी अकम्पलिशमेंट क्या थी, किस चीज़ की वजह से वो फेमस हुए. अब देखो अर्नस्ट मेयर के बारे में पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा. यहाँ आ जाना फटाफट ना, मैं जहां कह रही हूँ बस वहां ध्यान देना आपने, ठीक है. आलतू फालतू जगह नहीं जाना, जहां मैं चाहती हूँ आपकी कॉन्शियसनेस जाए बस वहीं अपनी कॉन्शियसनेस को लेके जाना है. यहां देखो जरा, ऐसे तो बहुत कुछ है पढ़ने को, बट लेट मी ब्रिंग द हाईलाइटर हियर. चलो यहाँ पे आ जाओ. पहले तो ये देखना है कि अर्नस्ट मेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं. अर्नस्ट मेयर हार्वर्ड से पढ़े हुए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बड़ी ही फेमस है भाई पूरी वर्ल्ड की, आप कह सकते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है. एंड ही हैज बीन ऑल्सो कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. इस बात पे भी ध्यान दें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया? तो अर्नस्ट मेयर आंसर होगा. सो वाज वन ऑफ द 100 ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल दैट टाइम. अब देखो जो भाई वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है भाई, तुम्हारी रैंक अगर, मैं तो कहूँगी भगवान करे रैंक 1 आ जाए, पर अगर 100s में भी आती है तब भी तो यू आर सेलिब्रेटेड, है ना. लाइक वाइज यहाँ पे देखो वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम कौन थे? हमारे अर्नस्ट मेयर थे, ठीक है. यहाँ पे आप सीधे यहाँ आ जाओ कि इन्होंने क्या क्या किया, रिसर्च कहाँ करी? ऑर्निथोलॉजी पे, टेक्सोनॉमी पे, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी. नाउ यहाँ पे देखो सिंगल हैंडेडली इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करी, एंड दैट वाज दी मतलब बेसिक क्वेश्चन था एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का. ओके, ही पाइनियर्ड दी करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज. हाँ जी, बायोलॉजिकल स्पीशीज जो स्पीशीज का डेफिनेशन है अर्नस्ट मेयर ने ही दिया है. इन्होंने कहा ना कि स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. नाउ मेयर वॉज, यहाँ पे बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो. दिस इज द पार्ट. Mayer was awarded 3 prizes. हाँ जी, 3 prizes and was widely regarded as ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. यही तो मैं कह रही थी ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रिपल क्राउन के ऊपर. तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको बोला गया. क्यों बोला गया? क्योंकि इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? देखो, बाल्जिन प्राइज मिला इन 1983, फिर इन्हें मिला द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 and Crawford Prize in 1999 and he died at the age of 100. भाई सेंचुरी तो मार ली भाई साहब ने, बहुत ही अच्छा किया. पर आपको क्या ध्यान में देना है भाई, आपको चाहे आप डोंट वरी अगर आपको ईयर याद नहीं होता, घबराने वाली कोई बात नहीं आपको, लेकिन एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कौन कौन सा प्राइज मिला. बाल्जन प्राइज मिला इन्हें, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला है एंड क्रैफोर्ड प्राइज मिला. ईयर याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद कर लो कि कौन कौन से 3 प्राइजेस मिले, जिसकी वजह से इनको क्या बोला गया? इन्हें कहा गया ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा. अगर याद करना है ना तो कमेंट सेक्शन में एक बारी लिख लो आप याद करने के लिए. अर्नस्ट मेयर वाज कॉल्ड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. ऐसे क्या होगा, आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि कमेंट किया तो याद रहेगा. ठीक है. सो यस, व्हाट डू वी राइट?
अर्न्स्ट मेयर इज द राइट आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो इसी तरीके से बेटा हम अपनी एनसीईआरटी को डिकोड करते रहेंगे, नोट्स को एनालाइज करते रहेंगे। अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा हुआ है। पहला जो है ना टॉपिक वो यही है कि व्हाट इज लिविंग। तो भाई लाइफ को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, पर एनसीईआरटी ने कहा है तुम मत घबराओ, तुम्हें फिलॉसफी करने की जरूरत नहीं है, तुम बायोलॉजिस्ट ही बनो और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे तुम लाइफ को डिस्क्राइब करो। ठीक है, अब जैसे कुछ फीचर्स है, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ों को हम लिविंग बोलेंगे? आप कहोगे जो मैम जो सांस लेता है वो लिविंग है। भाई सांस लेता है, ठीक है, सांस लेना यानी कि ब्रीदिंग की बात कर रहे हो या रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो? टेल मी। अब आप कहोगे मैम हम तो थोड़े से कंफ्यूज हैं, हमें तो पता ही नहीं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है। चलो थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। रेस्पिरेशन सेल्यूलर लेवल पे, ब्रीदिंग यहाँ वाले लेवल पे चल रहा है, एट ऑर्गन लेवल पे आप कह सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। सारे ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं क्या? मैम पता नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, सोच रहा हूँ। बताना, कमेंट में बताना, लेट मी नो। आई वुड बी वेरी ग्लैड टू सी योर थॉट्स अबाउट इट। चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। ऐसे सोचो, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करता है? मैम ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। सिंगल सेल्ड है, कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो बेटा वही चीज़ है, ऐसे फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स है ना जिससे हम लाइफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक आपने जैसे बोल दिया, जो भी आपके मन में आ रहा है ना आप कमेंट्स में लिख सकते हो। आप कह सकते हो ब्रीदिंग, आप कह सकते हो लोकोमोशन, आप कह सकते हो डांसिंग, ऐसा नहीं है डांसिंग नहीं है, ठीक है। प्लांट्स की तरह वो लोकोमोशन हो गया बेसिकली, है ना। ग्रोथ, हाइट इंक्रीज होना, ठीक है, ऐसी और चीज़ें, रिप्रोडक्शन। तो आपके दिमाग में जैसे जैसे कुछ कुछ थॉट्स आ रहे हैं ना, तो थोड़ा बायोलॉजिकली सोचना है। तो बायोलॉजिकली आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि किसको लिविंग कहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने यही कहा है कि ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कई लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, बट देयर आर सम फीचर्स विच आर डिफाइनिंग। जी हाँ, डिफाइनिंग का मतलब कि सब में ही प्रेजेंट है, उससे आप लाइफ को डिफाइन कर सकते हो। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है। अब सबसे पहले यहां पे आ जाओ, पहली जो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने दी हुई है, यहां पे आप लोग आ जाएंगे इस लाइन पे जहां पे मैं चाहती हूं आपका ध्यान जाए। सो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स दैट आर एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो क्या बोला है, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, अबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट हो गया, mount a suitable response to that comes to our mind. These are the unique features of living organisms. One can add few more features like metabolism हो गया, ability to self replicate हो गया, self organize हो गया, interact हो गया। So ये भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है जैसे हमने कहा, लेकिन हमें क्या ढूंढना है कि कौन से डिफाइनिंग है जो सब में ही प्रेजेंट हो, जो सबके अंदर ही प्रेजेंट हो। सबसे पहले बात करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सब ग्रोथ करते हैं। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है क्या ये लाइफ को डिफाइन कर सकता है? कर सकता है क्या लाइफ को डिफाइन? हाँ मैम कर सकता है, ऐसा तो लग रहा है, सब तो ग्रो करते ही हैं। बेटा एक्चुअली ना लाइफ को ग्रोथ डिफाइन नहीं कर सकता है, अभी बताती हूँ क्यों। पहले यहां पे आपको ना बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना है, ट्विन फीचर्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को डिस्क्राइब करने के लिए ट्विन फीचर्स हैं, ट्विन कैरेक्टर्स हैं। क्या है वो ट्विन कैरेक्टर्स? एक है इंक्रीज इन मास एंड एक है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। हम तब ग्रोथ को ग्रोथ बोल सकते हैं अगर मास इंक्रीज हुआ है और ऑर्गेनिजम्स जो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो जो बढ़ रहे हैं। सो दीज आर द ट्विन फीचर्स ऑफ ग्रोथ। तो अपनी कॉपी में ना इसको देख लेना, ट्विन फीचर्स किसको बोलते हैं ग्रोथ के। ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए कौन से दो फीचर्स को आप ट्विन फीचर्स ऑफ ग्रोथ कहोगे? मैंने पहले बताया कौन सा, इंक्रीज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो गया या नंबर ऑफ सेल्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहले ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि पहले तो प्लांट सेल, ये एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल ग्रोथ। यहां आ जाओ, देखो यही चीज कह रहे हैं ना, हम डीकोड कर रहे हैं एनसीईआरटी को, गाइज डीकोड कर रहे हैं। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिविजन अकर्स
कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स के लाइफ जो है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है पूरे देयर लाइफ स्पैन ये इंक्रीज ही करती रहती है, ठीक है। और एनिमल में जो ग्रोथ है दैट इज सीन अप टू अ सर्टेन एज, ठीक है। एक चीज ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि प्लांट और एनिमल्स में कैसे ग्रोथ का डिफरेंस क्या है, ये चीज मैंने आपको बोला, दिस इज वी गॉट टू नो। सो हमें पहली चीज पता होनी चाहिए कि प्लांट और एनिमल की ग्रोथ कैसे है। तो जो बच्चे इस सीरीज को बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, बेटा ये नॉन सीरियस बच्चों के लिए सीरीज नहीं है, जो बस देख रहे हैं कि वीडियो में क्या है जरा क्लिक करके देख लें। ये उन बच्चों के लिए जो सच में एनसीईआरटी को डिकोड करना चाहते हैं, एनसीईआरटी की ऐसी बातों पे इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं कि जो एग्जाम में आया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आज आपका होमवर्क यही होना चाहिए कि क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, आर यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ। अभी मैंने बताया ना कि प्लांट की ग्रोथ कैसी है, इट इज कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ। इट इज, प्लांट की ग्रोथ कैसी है, इट इज कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। और इसकी क्या है, एनिमल की कैसी है, आपकी क्या हमेशा पूरी जिंदगी भर ग्रोथ चलती रहती है, ऐसा तो नहीं है ना। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है बुढ़ापे में जब डी ग्रोथ होने लग जाती है। सो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन केस ऑफ एनिमल्स, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, या आप इसको आप लिमिटेड भी बोल सकते हो, स्टॉप भी हो जाती है, डेफिनेट भी हो सकती है। अब एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जो मैं चाहती हूँ सारे बच्चों को पता हो। भाई आप चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। बेटा एक चीज बताओ, अगर मान लो तुम्हारा हाथ है, ठीक है, मान लो कोई चोट लग गई। अब चोट लगने के बाद कुछ सेल्स पे घाव आ गया, अब आसपास वाली सेल्स विल डिवाइड 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 एंड डिवाइड और नई सेल्स बना देगी। नई सेल्स बनेंगी तो क्या हो रही है ये, इज इट ग्रोथ और इज इट रिप्रोडक्शन? कमेंट में बताना जरा क्या होगा, क्या ये ग्रोथ है, क्या ये रिप्रोडक्शन है? आपको ऑफ कोर्स मैम ये तो ग्रोथ है, इसमें कौन सा दिमाग लगाने वाली बात है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर यही सेल्स यूनिसेल्ड बैक्टीरिया होता, अगर ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता कोई, तो उसके केस में क्या होता, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता, ये सेल डिवाइड करती और क्या बनाती, दो डॉटर सेल्स बनाती। सो इसको आप बोलोगे पेरेंट सेल, और जो ये डिवाइड करती और क्या बना देती, दो डॉटर सेल्स बना देती। सो इट वुड हैव क्रिएटेड टू डॉटर सेल्स। अब तुम मुझे बताओ यहां पे क्या हो रहा है, ग्रोथ तो हो ही रही है, पर आपको नहीं लग रहा कि साथ साथ में एक से बने दो, और ये जब एक से बने दो वाली स्टोरी क्या होती है, रिप्रोडक्शन ही तो है ना। तो आपको नहीं लग रहा यहाँ पे ग्रोथ भी चल रहा है साथ साथ में, और साथ साथ में रिप्रोडक्शन भी हो रही है? कितने बच्चों के बात एकदम क्लियर है, दिल दिमाग और आत्मा में आ चुकी है? बताओ जरा, बताओ बताओ कमेंट्स में बताना मुझे, आई विल बी वेरी ग्लैड टू सी। ड्रॉप मी सम हार्ट्स अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, और अगर तो लग रहा है कि ना मैम आपकी बातें सिर के ऊपर से जा रही है, तब भी बता देना, आई विल फिगर आउट कि मैं आपको कैसे इजीली समझा पाऊँ, ठीक है। हाँ जी, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ में हो रही है इन केस ऑफ यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म। लेकिन हमारे केस में अगर घाव लग भी गया, चोट आ भी गई और दोबारा से सेल्स ने डिवाइड वगैरह भी कर लिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन भी साथ में चल रही है। रिप्रोडक्शन के लिए तो पूरा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए ना। तो यस, ग्रोथ अलग है हमारे केस में, रिप्रोडक्शन अलग है हमारे केस में। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ आपका ध्यान यहाँ पे आ जाए, यहाँ एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव वाली बात पे। एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हो, जब हम बोलते हैं दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू, यानी कि ये टॉफी एक्सक्लूसिवली आपके लिए। कई बार घर वाले कहते हैं ना, ये मैंने बेटा सिर्फ तेरे लिए प्यार से खाना बनाया। एक्सक्लूसिव मतलब स्पेशल। अब तुम मुझे बताओ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिवली और एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, मतलब एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसका क्या मतलब है, ये स्पेशल इवेंट्स है, अलग अलग इवेंट्स है। किसके लिए, इन केस ऑफ एनिमल्स और इन केस ऑफ इन केस ऑफ यूनिसेल्ड और इन केस ऑफ मल्टीसेल्ड। क्या लगता है, एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हुआ, स्पेशल स्पेशल हुआ ना। तो ग्रोथ की अलग इज्जत, रिप्रोडक्शन की अलग इज्जत इन केस ऑफ मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अस। हमारे में ग्रोथ एक्सक्लूसिव है, रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव है। लेकिन बेचारा छोटू मोटू क्यूटू सा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उस बेचारे के साथ क्या है, उसमें कोई खास स्पेशल नहीं है, कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है। एक ही रिप्रोडक्शन, ग्रोथ हुई, सेल्स ने दो में डिवाइड किया, रिप्रोडक्शन भी हो गया। सो इट इज नॉट एक्सक्लूसिव एट ऑल। सो ये दो पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ फटाफट से। सो हियर
आई वॉन्ट टू टेक योर काइंड अटेंशन। यहाँ पे आ जाओ, देखना जरा, यहाँ इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि हायर प्लांट्स और एनिमल्स मल्टी सेल्ड है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये कैसे इवेंट्स है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे आना, ओके, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया तुम लोगों को। यहाँ पे ऊपर पढ़ लेते हैं, सेल डिविजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या है? ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिविजन और रिप्रोडक्शन भी वही है। सो या दिस इज ऑल आई वुड वांट यू टू सी यहाँ के लिए। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यानी कि हम इस चीज को लिख सकते हैं, क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं अच्छे से? कैन वी राइट दिस आराम से? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन केस ऑफ, यस शाबाश, ग्रोथ अलग रिप्रोडक्शन अलग, किसके केस में? इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब एक ही है, कॉमन ही है, इन केस ऑफ यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स के केस में ये एक ही बात है, ठीक है। अब बेटा एक और चीज जो एनसीईआरटी तुमसे उम्मीद करता है कि तुम्हें पता हो कि ग्रोथ दो प्रकार की है। अब आप लोगों को एक फोटो दिख रही होगी, आप सोचोगे मैम ये कहाँ से ले आए आप रेत का टीला? क्योंकि मुझे आपको बताना है, इंक्रीज इन मास तो रेत के रेगिस्तान में भी हो सकती है ना। मान लो तुम लोग डेजर्ट गए देखने के लिए, डेजर्ट सफारी गए, अब कहोगे मैम हम तो नहीं गए, मैं भी नहीं गई हूँ, कोई बात नहीं, चलो पिक्चर ही देख लो। तो मान लो, चलो इमेजिन कर लेते हैं, हम लोग चले गए डेजर्ट सफारी। हमने क्या देखा कि एक डेजर्ट माउंटेन था और उसकी हाइट थी लेटर से 20 फीट, ठीक है, 20 फीट की हाइट थी। फिर क्या हुआ, हम लोग 5 साल के बाद फिर गए देखने, हमने देखा कि ये, अब आपको लगता है ये 20 फीट पे फिक्स्ड होगा क्या? कितने बच्चों को लगता है कि फिक्स्ड होगा? कमेंट्स में बताना मुझे। और कितनों को लगता है कि नहीं फिक्स्ड नहीं होगा, वेरी कर सकता है, बढ़ भी सकता है। मान लो हम 5 साल के बाद गए और इसकी हाइट बाद में आपको मिली 30 फीट, हो सकता है ना, सेम सेम मिट्टी ऊपर गिरती गई गिरती गई गिरती गई, अब पहाड़ का साइज बड़ा हो गया। तो ये भी तो ग्रोथ है, इंक्रीज इन मास तो हो ही रहा है। तो ग्रोथ दो टाइप की है बेटा, एक ग्रोथ है जिसको आप बोलते हो इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब जो अंदर से हो रही है, जैसे हमारे अंदर। सो दिस इज ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, दिस इज ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, अंदरूनी ग्रोथ जो होगी जिसमें वो सेल डिवीजन, सेल मास और नंबर इंक्रीज होगा। एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होगी? जिसको हम बोलेंगे ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है जी। तो अब ग्रोथ दो टाइप्स की है, एक एक्सट्रिंसिक है, एक इंट्रिंसिक है। बाहर से हो रही है एक्सट्रिंसिक और अंदर से हो रही है तो इंट्रिंसिक। अब जरा आ जाना एनसीईआरटी की इस लाइन पे, क्योंकि मैं चाहती हूं आपका ध्यान एनसीईआरटी पे जाए। हमारा काम क्या है? अटैक करना एनसीईआरटी पे, डीकोड कर देना इसको, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यहां देखना लिखा हुआ है बेटा कि वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड ग्रोथ, वही वाली बात अभी मैंने जो बोली आपको। अब देखो नॉन लिविंग क्या कर रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। वही साइज बड़ा हुआ तो हम इसको ग्रोथ कहेंगे। किस किस में? माउंटेन्स में, वही हमने बोला बाउल्डर्स हो गए, सैंड माउंटेन्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, ठीक है। तो नॉन ऑब्जेक्ट्स भी एक टाइप की ग्रोथ कर रहे हैं बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सिमिलर मटेरियल ऑन द सरफेस। अब इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलेंगे ग्रोथ, क्योंकि बोला ना इसने कंसिडर करो इसको ग्रोथ को, क्योंकि मास तो इंक्रीज हो ही रहा है, ठीक है जी। अब कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं? इनसाइड। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ग्रोथ को हम कहें कि ये लाइफ को डिफाइन कर रहा है? कैन इट डिफाइन लाइफ? नो, आई कांट से ग्रोथ कैन बी अ डिफाइनिंग फीचर। रीजन क्या है बेटा? रीजन ये है क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी एक टाइप की ग्रोथ है, जिसकी वजह से वी कांट कॉल इट। सो सी, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। सो अब यहाँ पे ना इधर फिल इन द ब्लैंक अपनी कॉपी में आप लोग फिल कर सकते हो, या कॉपी पे नहीं फिल करना है तो कमेंट्स में जरूर आंसर देना कि ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और इज नॉट, और रीजन क्या है। सो अभी हमने बताया कि ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज व्हाई? बिकॉज ऑफ माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स, बाउल्डर्स, बिकॉज ऑफ, आप सिर्फ इतना रख लो, ग्रोथ कैन बी एक्सटर्नल, कैन बी शोन बाय, बिकॉज इट कैन बी शोन बाय नॉन लिविंग ऑल्सो, ठीक है।
बिकॉज एक्सिबिटेड बाय, बिकॉज, एक मिनट लिखती हूँ मैं इसको, एक सेकेंड देना, बिकॉज एक्सिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स टू, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स टू। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ आ गया? गिव मी अ थम्स अप, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अगर अभी तक का पार्ट समझ आया, और अभी तक का पार्ट समझ आया और आगे की पीछे से जाननी है तो वीडियो में बने रहें और आंसर्स देते रहें। अब नेक्स्ट जो आता है बेटा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए क्या लगता है होगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? कमेंट्स में बताना क्यों नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो। रिप्रोडक्शन के भी कुछ की पॉइंट्स है जिसे मैं चाहती हूं कि तुम अच्छे से पढ़ो, और एनसीईआरटी तुमसे चाहती है कि बेटा जी इतनी चीजें तो तुम्हें पता होनी चाहिए, सो वी गॉट टू नो, हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए, ए सेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल क्या है। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया हुआ है कि टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल ग्रोथ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। लेट्स हाईलाइट इट हियर। चलो इसको फटाफट से हाईलाइट करते हैं। यहाँ देखो, यहां पे आ जाओ, सीधा इधर आ जाओ कि ऑर्गेनिजम्स ए सेक्सुअल मीन से भी करते हैं, जैसे फंजाई है ये स्प्रेड करता है ए सेक्सुअल स्पोर से। लोअर ऑर्गेनिज्म में यीस्ट और हाइड्रा क्या करते हैं, बडिंग करते हैं। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म में ट्रू रीजनरेशन होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और फिलामेंटस अल्गी हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रैगमेंटेशन से। तो सबसे पहले तो ना बेटा यही चीज मैं आपको बता रही थी कि सेक्सुअल ए सेक्सुअल का डिफरेंस पता होना चाहिए कि ए सेक्सुअल कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं और उनका एग्जाम्पल। सो यू गॉट टू नो दी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में अभी मैंने बताया बडिंग किस किस में है, यीस्ट में है। ठीक है, बडिंग के बारे में पता होना चाहिए। स्पोर्स कौन से हैं, अभी बताया फंजाई का है। फ्रैगमेंटेशन किस में है, ठीक है, एक सेकेंड, फ्रैगमेंटेशन किसकी एग्जाम्पल है, किस में होता है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ट्रू रीजनरेशन किस में है और रीजनरेशन। सो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, ए सेक्सुअल के। और सेक्सुअल किस में, मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स में। सो पहले तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, जाइगोट कहाँ बना कहाँ नहीं बना। चलो एक फन चीज पूछती हूँ, हम लोग जो हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स से, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या हम अपने माता पिता से आइडेंटिकल हैं या हम अपने माता पिता से सिमिलर हैं? आर वी सिमिलर टू आवर पेरेंट्स और आर वी आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स? कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, आइडेंटिकल भी तो हो ही सकता है ना। भाई हम उनके कॉपी तो है नहीं, हम ए सेक्सुअली तो प्रोड्यूस हुए हैं नहीं, हमारे पास तो जीन पूल दो जगह से आया है, मॉम की साइड से, डैड की साइड से, जीन्स कंबाइन हुए एंड देन वी आर क्रिएटेड। बट इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक तुम्हारा यीस्ट हो गया बेचारा, यूनिसेल्ड बैक्टीरिया हो गया, फंजाई भी हो गया, लोअर ऑर्गेनिज्म है जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एक ही पेरेंट से बन के आ रहा है, तो वो तो फोटोकॉपी ही होगा अपने माता पिता का। तो ए सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आर क्या, आइडेंटिकल या सिमिलर? दे आर आइडेंटिकल। ए सेक्सुअली जहां रिप्रोडक्शन होगी वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, लेकिन हम लोग नहीं है आइडेंटिकल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर सिमिलर। हाँ, फन चीज मैं ये पूछ रही थी, तो मुझे बताना वो जो मूवी नहीं बनाई हुई थी उन्होंने, क्रिश वाली मूवी, क्या थी वो, व्हाटएवर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कोई मिल गया जो भी था, उसमें दिखाया है कि ऋतिक रोशन का बेटा ऋतिक रोशन। अब आप मुझे बताओ, फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट, तुम्हें लगता है कि वो मूवी का वो कॉन्सेप्ट जो दिखाया है, इज इट लॉजिकल, डू यू थिंक? इफ इट इज नॉट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा लगेगा देख के कि आपको समझ में आया है, लॉजिकल है या नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में एक और चीज बताइए, दैट इट इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन, अभी अभी हमने पढ़ा ना, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होगा, सिनोनिमस का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना, सिनोनिमस मतलब एक ही चीज, सक्सेस अचीव करना, सक्सेस का सिनोनिम क्या हुआ, विन, दैट इज इसका सिनोनिम हो गया। या फिर जैसे भी सिमिलर वर्ड को आप सिनोनिम कहोगे। अभी मैंने समझाया कि यूनिसेल्ड बैक्टीरिया बेचारा छोटू सा, ठीक है, सेल डिवीजन हुआ, दो पार्ट्स बने, ग्रोथ हुई, ग्रोथ के साथ साथ दो ऑर्गेनिजम्स बन गए, यानी कि रिप्रोडक्शन हो गया। तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस, यानी कि रिप्रोडक्शन और सिनोनिमस एक ही इवेंट है विद ग्रोथ। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन
कौन से ऑर्गेनिजम्स में, बता सकते हो? ऑब्वियसली यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। आप अब ये चीज आपको पता चल गई है, हम भी अब ने डिस्कस करा है। अब एनसीईआरटी की इस लाइन को आप लोग थोड़ा सा इज्जत दे, थोड़ा सा डिकोड करें, यहां पर पढ़े। देखियो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इट कम्स टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेल्ड एल्गे और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। कई बार हम होता है ना, पढ़ तो लेते हैं पूरा पैराग्राफ लेकिन ध्यान ही नहीं दिया, क्वेश्चन भी आ सकता है। सो दिस इज हाउ अ क्वेश्चन विल कम आउट। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स का मतलब ही है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, यस, तो अब आपको समझ में आ रही है ये चीज कि रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है ग्रोथ के साथ इन केस ऑफ यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म। सो लेट मी राइट इट हियर। क्या लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में? रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेल्ड, छोटू छोटू से ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, उसके केस में। अब तुमसे पूछती हूं, क्या लगता है रिप्रोडक्शन को हम कह सकते हैं क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, क्या हम बोल सकते हैं ये चीज? आप कहोगे मैम हाँ कहना तो चाहिए, लेकिन तो फिर आपने वो होर्डिंग्स नहीं नोटिस करी हैं जिसमें दिखाए होते हैं मम्मी पापा दोनों सैड हैं, उनके घर में कोई बेबी नहीं है, होती है ना फोटो, इनफर्टाइल कपल्स, है ना, इनफर्टाइल कपल्स। अब मुझे कमेंट में बताना, इनफर्टाइल की जगह क्या मैं स्टीराइल वर्ड यूज कर सकती हूँ? आंसर करना, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगी। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस एंड लेट मी नो। सो या इनफर्टाइल कपल्स की बात करें हम लोग, इनफर्टाइल कपल क्या वो जीवित नहीं है? दे आर प्रीटी मच लिविंग लाइक यू लाइक मी, बट इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। अब और बात करते हैं, यहाँ फोटो में देखो ये क्यूट सा क्या ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अ म्यूल। और ये मैंने क्या लगाई हुई है, तमूड़ी ततैया क्यों लगाई है? तमूड़ी ततैया, तुलूर, पता नहीं क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके। तो ये जो है बी है, वर्कर बीज हैं। ठीक है, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज में है बी को जो भी कहते हैं लिख के बताना कमेंट में, इट विल बी फन टू नो। हाँ, तो वर्कर बी है, म्यूल्स हो गए और कुछ हमारे इनफर्टाइल कपल्स हो गए। तो क्या है बेटा, दे आर प्रीटी मच लिविंग बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। सो कैन आई कॉल रिप्रोडक्शन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? No, I can't call it. So yes, reproduction is not a defining property. Reproduction is not a defining property because of, मैंने examples दे दिए आप लोगों को। Example infertile couple हो गया, mule हो गया, worker bees हो गया। So these are living but not able to, living but not able to reproduce। ठीक है, reproduce नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? इफ दैट इज क्लियर जस्ट ड्रॉप अ हार्ट। चलो क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से एंड आई एम श्योर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आए आप इसका आंसर कर सकते हो। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन केस ऑफ, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा, ऐसे ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर आपने सोचा चलो ठीक है, पर जब तक उस पैराग्राफ से तुम क्वेश्चन नहीं करते हो ना, तब तक यू कांट रिवाइज द कॉन्सेप्ट। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई प्लस क्वेश्चन, और अकेला क्वेश्चन करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि थ्योरी पढ़ी नहीं होगी। सो थ्योरी प्लस क्वेश्चन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस सीरीज एनसीईआरटी डिकोडेड। चलो, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन, अब देखो क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस है, मोस्ट ऑफ द फंजाई एंड प्लेनेरिया, सेकंड है डेस्मिड्स, डायटम्स, प्रोटोजोआंस, थर्ड है साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस, मॉसेस, एल्गे, हाइड्रा। अब इस क्वेश्चन में क्लियरली ये तुमसे पूछ रहा है, सीधे नहीं पूछा इसने, बेटा बताओ यूनिसेल्ड या मल्टीसेल्ड, ऐसा सवाल नहीं है, सवाल में ट्विस्ट है। पूछ रहा है तुमसे यूनिसेल्ड के लिए इंप्लाई कर रहा है, इट इज इंप्लाइंग टुवर्ड्स यूनिसेल्ड। ठीक है, अब यूनिसेल्ड तुम्हें आना भी चाहिए, यूनिसेल्ड कौन सा है? फंजाई क्या है? यूनिसेल्ड है। हाँ मैम यीस्ट तो है, अच्छा तो फिर बाकियों का क्या? राइजोपस का क्या? पुअर कोलिटोट्राइकम, व्हाट हैज इट डन रॉन्ग नॉट टू बी कॉल्ड मल्टीसेल्ड? व्हाट हैज अदर फंजाई लाइक एस्परजिलस, पेनिसिलियम, वो क्या करेंगे बेचारे? वो बेचारे तो मल्टीसेल्ड है ना। सो बेसिकली फंजाई मल्टीसेल्ड होता है किंगडम, लेकिन जस्ट दैट की यीस्ट यूनिसेल्ड है। सो मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टीसेल्ड। खत्म हो गया, ये ऑप्शन ही खत्म हो गया, आगे खत्म करेंगे ही नहीं। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्ड, फंजाई मल्टीसेल्ड, मॉसेस मल्टीसेल्ड, खत्म हो गया ये ऑप्शन भी, मॉसेस मल्टीसेल्ड खत्म। एल्गी में सम एल्गी यूनिसेल्ड होते हैं, सम एल्गे आर यूनिसेल्ड लाइक क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, तो ये भी नहीं है। हाइड्रा इज यूनिसेल्ड, ठीक है,
लेकिन आपको नहीं लगता सेकंड ऑप्शन में, मैंने अभी जान के नहीं बताया, ये ऑप्शन में सारे के सारे कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? दे ऑल बिलोंग टू, यस टेल मी, किंगडम, क्या बोलेंगे? प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा कैसा किंगडम है सोच रहे हो तुम लोग? ये है यूनिसेल्ड किंगडम। दिस इज अ यूनिसेल्ड किंगडम, यूनिसेल्ड एंड यूकैरियोटिक। तो ये सारे के सारे यूनिसेल्ड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इज दैट क्लियर? तो बेटा ऐसे ही एनसीईआरटी को आप लोगों ने डिकोड करना है, ऐसे ही उसके पॉइंट बाय पॉइंट हमें चलना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की ओर। आपकी नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं, देखेंगे यहां पे। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या कहना? मेटाबॉलिज्म क्या बेटा? हमारी बॉडी के अंदर, नॉट जस्ट बॉडी के अंदर, एक सिंगल सेल, मैंने कहा ना लिविंग वर्ल्ड में सिंगल सेल, यूनिसेल्ड से आप लोग रेफरेंस लेके चलो। जो स्टोरी यूनिसेल्ड को डिफाइन करती है वही डिफाइनिंग है, ठीक है। अब यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ रिएक्शंस हैं, जो कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ चीजें बन रही हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले, फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल ले, तो शुगर्स बन रहे हैं, रेस्पिरेशन में एकदम उल्टा हो रहा है, चीजें टूट रही हैं, एनर्जी लिबरेट हो रही है, CO2 निकल रहा है, ठीक है। तो दिस इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है सब में होगा? हलचल होगी, हलचल इज मेटाबॉलिज्म। कुछ रिएक्शंस चलना, क्या कहेंगे? डिफाइनिंग कहेंगे। जी हाँ भाई, बैक्टीरिया अगर कुछ कर ही नहीं रहा है, ठंडा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो तब दो वी कांट कॉल इट लिविंग नो। तो लिविंग के लिए मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, समथिंग इज हैपनिंग, सम एनाबॉलिज्म, यहां लिख दूं मैं, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म, कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ चीजें बन रही हैं, ये मेटाबॉलिज्म है। तो ये सबके अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाएगा। तो इस पे ना मैं चाहती हूं आप यहां ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। here so see, all living organism are made up of chemicals। कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। there these conversions, there are some conversions जो केमिकल रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। दे अकर साइमल्टेनियसली इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी दे यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। बेटा ये तो हमें समझ आ गया कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर होने जा रहा है, बट यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आपका ना ध्यान यहाँ पे जाए, इस जगह पे जाए, ये पॉइंट जो एनसीईआरटी का यहाँ पे जाओ, क्योंकि बेटा आपको पता है ये क्वेश्चन सबको इरिटेट कर सकता है। यहाँ देखना, एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है, कैन अकर विच इज अकरिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैन बी परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, हेंस मेटाबॉलिज्म इज अ, ठीक है यहां पे छोड़ दो, ये इतनी बात कर रही थी, यहां पे आ जाओ। आइसोलेटेड metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions। अब मैं आपको समझा रही हूं बेटा, ये एनसीईआरटी यहां पे ये कह रही है तुमसे कि कुछ रिएक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर ना होके इन विट्रो हो रही है। इन विट्रो का क्या मतलब है? विट्रो, टी आता ना, तो याद रखना टी का मतलब टेस्ट ट्यूब, और वीवो का मतलब हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर। तो कुछ रिएक्शंस हैं जो कि टेस्ट ट्यूब में हो रही हैं, तो क्या उनको मैं लिविंग रिएक्शन कहूं? कह सकती हूँ कि मैं उन्हें लिविंग रिएक्शन, मैं बिल्कुल उनको लिविंग रिएक्शन कह सकती हूँ। यहां देखो लिखा हुआ है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग नहीं है, बट दे श्योरली आर लिविंग रिएक्शंस। अगर आपको लग रहा है ना मैम आपकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें, याद करो जरा IVF को, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो बेटा क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है? टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है, यानी कि लिविंग रिएक्शन है, लेकिन टेस्ट ट्यूब तो लिविंग सिस्टम नहीं है ना। यही चीज इसने बोलने की जरूरत समझी है कि आइसोलेटेड रिएक्शंस को आप कह सकते हो लिविंग रिएक्शंस, बट द बॉडी इज नॉट लिविंग, द टेस्ट ट्यूब इज नॉट लिविंग। कूल, इज दैट अंडरस्टूड? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज अंडरस्टूड। ओके, अच्छा, और बेटा एक और चीज,
ये जो रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिज्म हमें समझ में आ गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब दूसरी चीज, ये जो रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है भाई? तुमने कहा कि सब्जी बन रही है, कुछ रिएक्शन हो रहा है, वो किसमें, किसी कटोरे में बनेगी ना, सीधे गैस पे थोड़ी बन जाएगी। तो जैसे सब्जी बनाने के लिए यू नीड सम वेसल, यू नीड सम कंटेनर, वैसे ही मेटाबॉलिज्म को करने के लिए यू नीड अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, आपको कुछ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एटलीस्ट आपको एक सिंगल सेल तो चाहिए, कुछ साइटोप्लाज्म तो चाहिए ना। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि इसी के अंदर चलेंगी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पे हमें किन चीजों पे ध्यान देना है, हमें यहां पे किन चीजों पे ध्यान देना है, मैंने अभी आपको बताया कि वी गॉट टू नो और वी गॉट टू थिंक अबाउट व्हाट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मैंने बता दिया, एनाबॉलिज्म इज यस मेकिंग अप, और इट इज अ कंस्ट्रक्टिव, बन रही है चीजें, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। और कैटाबॉलिज्म क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, ये मेकिंग अप है, ये ब्रेकिंग डाउन है, दिस इज ब्रेकिंग डाउन। नाउ लिविंग रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड अ लिविंग सिस्टम, ये सेकेंड पॉइंट हमने याद रखा। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी अभी दिया है, दैट इज IVF, और ये लिविंग रिएक्शन हो सकती है लेकिन सिस्टम लिविंग नहीं है। एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड टू कैरी आउट मेटाबॉलिज्म, मैंने अभी बताया सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि मेटाबॉलिज्म हम लोग कर सके। एंड दोनों के दोनों पूछा हुआ है, डैश डैश डैश, ये मैंने बनाया हुआ है। मेटाबॉलिज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और इज नॉट? pretty much it is a defining property. Yes, is that clear? Is that clear? Now comes the last one, which is consciousness के बारे में लिखा है। पहले ना हम लोग consciousness के बारे में NCERT का पेज देखें, उससे बेहतर है कि आप ना ये चीजों में पॉइंट्स लेकर आई हो ना, आप इन पे ध्यान दो। सबसे पहले तो कॉन्शियसनेस पता होना चाहिए। कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं? मैम कॉन्शियस, हाँ भाई हम अपने हेयर स्टाइल कपड़ों के लिए कॉन्शियस हैं, हाँ मैम वही कॉन्शियसनेस होगा। yes, ये भी ठीक है, but this is a part of consciousness, और I can say this is just self consciousness। मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा, मैं वीडियो को पूरा देखूं या नहीं देखूं, वीडियो को शेयर करूं या ना करूं, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, डाउनलोड करके रखूं, दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अपने बारे में सोचना या दूसरों के बारे में सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ इवेल्युएशन करना, दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब तुम्हारा डॉगी बेचारा है, तुम उसने कैसे भी बाल तुमने उसके खराब कर दिए, उसकी पूंछ पे रिबन बांध दिया, ये वो कॉन्शियस है क्या? नहीं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं हॉट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, वो नहीं सोचने वाला है। तो क्लियरली ये जो क्षमता है ना सेल्फ कॉन्शियसनेस की, ये सिर्फ हमारे अंदर है, अपने बारे में जजमेंट करना, दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब आप बोलोगे मैम ये तो सेल्फ कॉन्शियस, तो फिर कॉन्शियसनेस क्या है भाई? कॉन्शियसनेस का मतलब है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कहा ना, जो चीज यूनिसेल्ड को डिफाइन कर सके वो बात को लेके चलना। अब तो मुझे बताओ, व्हाट इज कॉन्शियसनेस फॉर अ यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म? मैम पता नहीं, हमको तो नहीं पता इस बारे में, है ना, यही बोलोगे? या कुछ बोलेंगे मैम हमें पता है, यस बैक्टीरिया भी कॉन्शियस है। कैसे कॉन्शियस है? उसको दिखाई देता है क्या आसपास? या जब तुम उसके हाथ पे सैनिटाइजर लगा देते हो, अपने हाथ पे सैनिटाइजर लगाते हो और बैक्टीरिया है, मर रहा है बेचारा, तो क्या वो कॉन्शियस है? हाँ मैम सोचते हैं इस बारे में, सोचो सोचो, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, आई वुड बी वेरी ग्लैड टू सी योर रिस्पॉन्सेस। भाई सिंपल है, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कॉन्शियस है, और कॉन्शियस का मतलब है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इवन इफ आपका बैक्टीरिया सैनिटाइजर लगा के मर भी रहा है, ये भी तो एक रिस्पॉन्स ही है ना, तुमने उस पर कुछ केमिकल डाला और वो मर गया, दैट इज कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस क्या है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज कॉन्शियसनेस। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, NCERT में ही लिखा हुआ है, और डिकोड तो हम कर ही रहे हैं ना, कसम खा ली हमने कि हमको इसको डिकोड करना है। तो यहाँ देखो, अच्छा पहली लाइन, एक चीज ये भी है, कॉन्शियसनेस को बोलते हैं मोस्ट ऑब्वियस बट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। ये बताऊंगी क्यों ऑब्वियस, इसलिए क्योंकि सब में क्या कॉम्प्लिकेटेड क्यों है वो भी मैं बता दूंगी। दैट इज रीजन इज बिकॉज ऑफ कोमा पेशेंट्स, अभी बताती हूँ। पहले ये देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? सेंस करते हैं सराउंडिंग को, एनवायरमेंट को, एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, इसी को आप कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स के बारे में मैंने कहा कि हम हैं सिर्फ ऐसे जो अपने बारे में अवेयर हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा?
कॉन्शियसनेस शो करेगा, रेस्पॉन्स शो करेगा। चलो कैसे, पहले तो हम लोग, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कैसे। यूनिसेल्ड का क्या एग्जाम्पल है, बता सकते हो? यूनिसेल्ड का क्या एग्जाम्पल है? कोई और भी तुम्हें पता हो ना तो बताना। पहले तो ये बात समझ में आई हमें कि ह्यूमंस क्या है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ अवेयर है और कोई नहीं है, और सेल्फ अवेयरनेस इज सेल्फ कॉन्शियस। ओके, अच्छा, फोटोपिरियोडिज्म क्या है बेटा? फोटोपिरियोडिज्म है रिस्पॉन्स टू लाइट। कौन, किसको रिस्पॉन्स? प्लांट का रिस्पॉन्स। और आपको पता है फोटोपिरियोडिज्म का क्या मतलब है? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कहते हैं हमें ना बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए, तो जाके हम क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, फ्लावर्स बनाएंगे। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कहते हैं हमको ना थोड़ी कम सनलाइट चाहिए, भाई इतनी ज्यादा लाइट नहीं चाहिए हमें, तो जाके हम फ्लावर करेंगे। तो इनके अपने ही नखरे हैं, तो सनलाइट पे डिपेंडेंट है, यानी कि ऑब्वियसली एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। सो दिस इज कॉन्शियसनेस। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, ये तो प्लांट तो चलो बड़ा है, अच्छा खासा प्लांट है। मैंने एक और एग्जाम्पल दिया बैक्टीरिया का। भाई बैक्टीरिया अगर मर रहा है, तुमने इस पे इथेनॉल लगा दिया या कैसे भी कर दिया, सैनिटाइज कर दिया, तब भी ये मर रहा है, इट इज रिस्पॉन्स शो कर रहा है। अच्छा चलो वो बात करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया की बात करें। नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला बैक्टीरिया क्या कर रहा है, तो मुझे बताओ, इसकी आंखें लगी हुई हैं कि मुझे ये दिख गया लिग्यूमिनस प्लांट है, अब मैं जाता हूं इसके पास? आंखें तो है नहीं, फिर कैसे पता चल रहा है? ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव सीन सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिसको देख के बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है। लेग्यूमिनस प्लांट से निकलते हैं वो केमिकल्स, बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है और वहां पहुंच जाता है। सो ऑब्वियसली बेटा, अगर बैक्टीरिया तक को ये समझ है केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स शो कर रहा है, सो क्लियरली बैक्टीरिया भी क्या है, कॉन्शियस है। सो यस, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर, यही चीज हमने पढ़ी। कॉन्शियसनेस क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब बेटा यहां पे आपका ध्यान आना है लास्ट में इस जगह, यहां पे ना एनसीईआरटी ने एक बड़ी खतरनाक सी चीज लिखी हुई है कि व्हेन इट कम टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व्ड पेशेंट्स lying in coma hospital, virtually supported by machines which replace their heart and lungs. अब बताओ, ये पेशेंट तो ब्रेन डेड है, but the patient has no self consciousness. Are such patients who never come back to normal life living or non living? चलो बताओ क्या है भाई, ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है और इनकी कॉन्शियसनेस भी बहुत हद तक मतलब आप कह सकते हो डिमिनिश हो गई है। जैसे कोमा पेशेंट के आसपास बायोलॉजिकल स्टिमुलस है या उनके रिलेटिव्स हैं, कुछ है, वो कई बार रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। जो फिजिकल विजुअल आपको दिख रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं रिस्पॉन्स करते हैं, तो उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो टेम्परली डिमिनिश हो गई है, बट दे आर प्रिटी मच लिविंग। इसी वजह से बेटा एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है दैट कॉन्शियसनेस इज मोस्ट ऑब्वियस लेकिन टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। इसी वजह से तो बोला गया है इसे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। तो यही चीज आप देखो, ये मैंने एक पॉइंट अलग से भी लिखा हुआ है सो दैट आप लोग इस चीज को मिस आउट ना करें, दैट पेशेंट्स जो कोमा में रहते हैं ना, उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है लेकिन सब कॉन्शियसनेस जो है सप्रेस हो गई है, उनके सिर्फ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स रह गए। एंड कॉन्शियसनेस को तभी मैंने कहा कि इट इज टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? और एक और लाइन है बेटा जो मुझे लगता है कि आपकी नजरों से गुजरते हुए जाना चाहिए। आई विल शो यू हियर, यहां पे आना। एक और चीज लिखी हुई है बेटा, यहां पे देखना, जितने भी फिनोमेना है, लिविंग फिनोमेना है, दे आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शंस। ये लिविंग प्रॉपर्टीज का नहीं है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का नहीं है, ये अलग पॉइंट है। यहां पे एक चीज देखना, इसका मतलब मैं समझाना चाहती हूं, डिकोड कर रहे हैं हम इसे, कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज, क्या बोला इसने, कह रहा है हमारे कुछ जो फीचर्स है, लिविंग फिनोमेना है ना, वो कुछ इंटरैक्शन से बन के आते हैं। जैसे कि हम कहें प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। अब आप बोलो मैम ये तो बिल्कुल सिर के ऊपर से गया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ बेटा। आरबीसी की अगर मैं बात करूं या ब्लड की बात करूं, चलो ब्लड की बात करते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड एक टिश्यू है। अब तुम मुझे बताओ कि ब्लड की जो प्रॉपर्टी है, ब्लड की प्रॉपर्टी क्या है? ब्लड का काम क्या है मैम? फूड को लेके जाना, ऑक्सीजन को लेके जाना, बिल्कुल सही बात। तो मुझे बताओ, ये फूड को लेके जाना, ये ऑक्सीजन को लेके जाना, क्या ये प्रॉपर्टी आरबीसी की भी है? क्या ये प्रॉपर्टी डब्ल्यूबीसी की भी है? क्या ये प्रॉपर्टी प्लेटलेट्स की भी है, विच आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड एंड मेनी मोर थिंग्स, है ना?
तो यही तो चीज कह रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि जो भी टिश्यूज है या कुछ भी हमारे लिविंग फिनोमेना है वो कैसे बनते हैं, इंटरैक्शंस के थ्रू होता है। अब देखो ये चीज लिखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ब्लड की जो कैरेक्टर, ब्लड की जो स्वभाव है वो इसके इन टिश्यूज में, इसके इस कंपोनेंट्स में प्रेजेंट नहीं है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट में नहीं है। लेकिन वो स्वभाव कैसे बनेगा, जब ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा प्लेटलेट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे। सो दिस अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। इस चीज पे जाना अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। सो ये लाइन मैं चाह रही थी कि आपका ध्यान बिल्कुल जाए, और मुझे लगता है आप लोगों ने ना इसको उड़ा दिया होगा, बट येस वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस। यहां पे ये भी लिखा है, वैसे ही लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे उसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स है, लाइक ऑक्सीसोम इज देयर, है ना। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है उस ऑक्सीसोम की, उस एंजाइम्स की, वो प्रॉपर्टी माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं है, लेकिन वो जब इंटरैक्ट करेंगे तो वो उसका प्रॉपर्टी इमर्ज आउट होगा। Is that clear? अब यही चीज लिखा है, these interactions result in emergent properties at a higher level of organization। ठीक है, so we can say living organisms कैसे हैं, self replicating है, हम evolve करते हैं, खुद को regulate करते हैं, interactive systems which are capable to respond to external stimuli। तो ये चीज आपको देख लेनी चाहिए थी, समझ आनी चाहिए थी। और द नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स को कैसे नेम करते हैं, एनिमल्स को कैसे नेम करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी विभिन्नता है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और यहाँ पे बेटा आप बायोडाइवर्सिटी में ना ये वैल्यू ज़रूर याद कर लेना। इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको मैं डिकोड करवा रही हूँ। Number of species are known and described in a range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number of type of organisms present on Earth. ठीक है, we should remember that we explore new areas, पुराने areas, तो नए organism बिल्कुल identify होते चले जा रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ना इस चीज को डिटेल से समझेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये चीज हमने पढ़नी है। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो आज के लिए जितनी आपको एनसीईआरटी मैंने डिकोड करवाई, आई होप आपको वो सारी चीजें क्लियर हुई हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कुछ चीज सिर के ऊपर से गई। सो दिस वी विल डू ICBN ICZN इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डू द क्वेश्चंस। थोड़ा सा तुम भी पढ़ के आना, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में तुम कमेंट्स के अंदर फटाफट या लाइव चैट के अंदर इसको सही सॉल्व कर सकते हो या नहीं। ठीक है, सो गाइस एक बार फिर से जाते जाते मैं आपको ये बता रही हूं कि अगर आप अनअकैडमी से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, अपने प्ले स्टोर पे जाके इस लिंक पे जाना है, livedaily.me/chat। अनअकैडमी नीट एक पब्लिक चैनल है, फ्री एजुकेशन है बेटा, जहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे पहले तो कि कब कौन सी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, और पुराना जो छूट गया है घबराना नहीं है। लेक्चर वाइज सीरीज ऑर्गेनाइज्ड है, 1 2 3 4 साथ के साथ नोट्स भी हैं, PDF भी हैं, तो आप देख सकते हो। सो फटाफट जुड़ जाओ हमारे साथ। और अगर आपको लगता है ना इन टीचर से पढ़ने का मन है स्पेशली, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर एडिशनल एडवांटेजेस, जैसे इंटरैक्ट कर सकते हो, लाइव पोल्स ले सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी बैच में आ जाओ जो भी आपका मन करे। और कैसे आना है, कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करना है, अपनी कैटेगरी चूज करनी है विच इज प्लस में जाना है। प्लस में आप लोग देख लोगे, और अगर डेमो चाहिए तो ये लिखा हुआ ना स्पेशल क्लास, दिस इज अ डेमो टाइप ऑफ थिंग, ये देख लेना। ठीक है, और फिर नीट यूजी में जाओ, नीट यूजी में जाओ, सब्सक्रिप्शन लो, और सब्सक्रिप्शन में आपको ये कोर्सेज दिखेंगे जो भी आपको ठीक लगता है रिवाइज करने के लिए। ये छोटे छोटे कोर्सेज, डजेंट मैटर आप कौन सी क्लास में हो। और अगर बड़े कोर्स से आप हमारे साथ 1 साल के लिए जुड़ना चाहते हैं या 2 साल के लिए जुड़ना चाहते हैं, देन दीज 2 कोर्सेज आर देयर। और बेटा बिल्कुल मत भूले, यूज माई कोड दैट इज प्रीतिका लाइव फॉर 10% डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा 10% का अगर आप मेरा दिस कोड यूज करते हैं, जो मेरा नाम है, मेरा नाम प्रीतिका लाइव। सो इट इज कॉन्फिगर्ड हो चुका है, तुम्हें 10% डिस्काउंट देने के लिए ले लेना। ठीक है,
और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मैंने बता दिया। यहाँ पे भी आपको अगर लगता है ना कि यू नीड सम एडिशनल डिस्काउंट, डेफिनेटली गो विद द कोड प्रीतिका लाइव एंड गेट। एंड मैंने बताया ना आइकॉनिक क्या है, 1-to-1 है भाई, ये पर्सनल, जैसे कोच होता है ना, दिस इज पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल कोच है भाई, पर्सनल कोच है कि कब सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, कब टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सो इट विल टेल यू ऑल। सो यस, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड, और भूलना बिल्कुल भी नहीं, इसको 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है बेटा जी, और अभी तक ये वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि हमें इससे एनर्जी मिलती है कि आपको सच में हमारी पढ़ाई हुई चीज़ समझ आई है। और सब्सक्राइब करना कि कोई भी लेक्चर मिस ना हो, और PDF भी तुम्हें मिल जाएगा। हाँ भाई, और तुम्हें लगता है ना तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है, ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, भाई बहन, सीनियर, जूनियर, फ्रेंड, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, एटलीस्ट शेयर विथ 3 more people। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। वी विल क्रैक इट, इवन इट इज़ फॉर क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th।